हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट। तो जैसा कि इस टाइम सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में सीटेट के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो हम लोग सीटेट से एग्ज़ाम से जुड़े एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जीन पियाजे के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु, जिसमें पहला बिंदु ये है कि जीन पियाजे मूलतः एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। यानी जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के निवासी थे? स्विट्ज़रलैंड के। दूसरा पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक के रूप में शुरुआत करने से पहले जीन पियाजे पेशे से क्या थे? जंतु विज्ञानी थे। यानी वो जो पेशे से क्या थे? एक जंतु विज्ञानी थे। तीसरा पॉइंट है कि रचनावाद आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। यानी उन्होंने रचनावाद का ही समर्थन किया। जैसे रचनावाद में उन्होंने ये कहा कि जो है बालक जो है अपने ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। यानी जो बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें है कि इसके अलावा वे शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान एवं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी हैं। यानी इसीलिए जो इनके इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तो जीन पियाजे ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए, जिसमें से उनका पहला सिद्धांत था कि पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत का नाम है पियाजे का विचार और भाषा का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीन पियाजे के जो तीसरा सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए जो हम लोग इनके जो तीसरे जो सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने से पहले इनके कुछ प्रमुख बिंदु को पढ़ेंगे, कुछ शब्द को पढ़ेंगे। इस शब्द को पढ़ने के बाद ही हम लोग उनकी जो चारों अवस्थाएँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? संक्रिया यानी ऑपरेशन। संक्रिया से तात्पर्य कि उन्होंने कहा कि किसी बच्चे किसी वस्तु को तोड़ मरोड़ कर फिर से पहले जैसा करने की कोशिश। यानी जब बालक जो क्या करता है, अगर उसे हम कोई खिलौना देते हैं तो उसे अगर तोड़ देता है तो क्या करता है? फिर से उसे जोड़ने की कोशिश करता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो बालक को क्या करते हैं, किसी वस्तुओं को तोड़ के उसे जोड़ने की यानी पुनः उसे उस अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पियाजे ने बच्चे को क्या कहा? नन्हा वैज्ञानिक कहा। ये पियाजे का एक बहुत ही अच्छा कथन भी है। उन्होंने बच्चों को क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक कहा है, इसी कारण। दूसरा पॉइंट है वस्तु अस्थायित्व यानी परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो गई हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि जैसे यदि बालक का खिलौना तख्ते से नीचे गिर जाने पर उसे न देखते हुए भी रोना। और ये बात सही है बिल्कुल। जैसे यदि कोई छोटा सा बालक है, वो मान लीजिए तख्ते पे बैठ के खेल रहा है या सो के खेल रहा है, उसकी कोई सी वस्तु मान लीजिए खेलते खेलते वो नीचे गिर गई, तो बालक क्या करेगा? वो रोएगा, क्योंकि उसे ये पता है कि उसकी जो वस्तु है वो नीचे गिरी हुई है। हालांकि वो वस्तु उसे दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे क्या लगता है कि हमारी वस्तु यहीं पड़ी हुई है, और क्या करता है? रोने लगता है। इसे तो हम क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व। तीसरा है जीववाद। जीववाद यानी बच्चों को यह भ्रम हो जाता है कि उसके आसपास की वस्तुएं या खिलौने आदि जीवित हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जीववाद। यानी जैसे बालक आप देखेंगे जो गुड्डे गुड़ियाँ खेलते हैं तो उन्हें क्या कहता है? मेरा बाबू कहता है कि नहीं? तो ये क्या होता है? जीववाद। उसे लगता है कि क्या है, हमारी तरह है, ये खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यानी सब कुछ करते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता में ये कहा गया कि बच्चे सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं और वो क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे बालक हैं, यानी उसे आप कोई चीज़ आप देंगे तो वो आपकी चीज़ क्या करेगा? बड़े ही आराम से ले लेगा। लेकिन अगर वो आप उसका कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो अपनी कोई भी चीज़ नहीं देता है, खासकर खाने की चीज़ें। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है अनुकरण। अनुकरण का तात्पर्य इसमें कहा गया कि बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, जैसे बड़ों के हंसना, जबकि बच्चों को पता नहीं है कि बड़े क्यों हंस रहे हैं और वह सिर्फ हंसने का क्या करता है? अनुकरण करता है। कहने का मतलब है कि जब देखेंगे आप बहुत जो बड़े लोग बातें करते हैं, हंसते हैं, तो बच्चा उन्हें देख के क्या करता है? वो भी हंसता है। बस उसे ये नहीं पता कि जो बड़े लोग हैं वो किस बात पे हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, यानी उसे हंसने का रीज़न नहीं पता है, लेकिन वो क्या करता है? अनुकरण करता है और वो भी हंसता है। छठवां पॉइंट है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में कहा है कि शुरुआत में बच्चा किसी घटना को सिर्फ एक ही नज़रिए से देख पाता है या समझ पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे बालक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक फ़ोन का एग्जाम्पल है, यदि आप फ़ोन में बालक पहली बार अगर वो कैमरा खोल लिया तो क्या करेगा? बार बार उसको क्या करेगा? कैमरे। तो जैसे बालक क्या करता है, कैमरे को अगर आप वो कैमरा एक बार खोल लिया तो क्या करेगा? कैमरे में अगर वो खोल लिया तो बार बार क्या करेगा? वही फ़ोटो लेगा, बार बार वही एक काम करेगा। जब वो फ़ोन पे आके बार बार वही क्या करेगा? कैमरा ही खोलेगा।
तो उन्होंने कहा कि बालक जो है एक ही तथ्य को यानी एक ही पॉइंट को क्या करता है, उसी को समझता है कि इसमें यही है और कुछ है नहीं। यानी वो मोबाइल में उसे ये नहीं पता कि इससे यूट्यूब भी चलेगा, इससे हम कोई वीडियो देख सकते हैं, इससे गेम खेल, इससे कॉल्स लगा सकते हैं, यानी उसे इन सब के बारे में नहीं पता। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए कोई पिता है और वो छोटा मान लीजिए कोई बच्चा है, तो उससे क्या बोलता है कि बेटा मैं जा रहा हूँ मार्केट और तुम क्या करना देखना घर में कोई कुत्ता ना जाए। तो लेकिन बालक तो बालक ही होता है, वो क्या करेगा, ठीक है उन्होंने सोचा कि पापा तो कह गए मुझे कुत्ता देखने के लिए, वो तो कुत्ता देखेगा, कुत्ता आया गया अंदर, रोटी लिया, कुछ भी लिया, नुकसान किया और चला गया। ठीक, तो पापा आए बोले कि बेटा रोटी क्या हुई, बोला रोटी जो है कुत्ता ले गया। तो पापा बोलेंगे अरे मैंने तुमसे कहा था कुत्ते को देखने के लिए कोई नुकसान ना करे। लेकिन वो बालक क्या है, उसे ये नहीं पता है कि पापा ने क्या कहा कि कुत्ते को देखने का मतलब ये है कि उसे कुत्ता कोई नुकसान ना करे, घर में ना जाए, घर की कोई वस्तु इधर उधर ना करे। लेकिन उसे क्या पता है, वो क्या करे, सिर्फ कुत्ते को देखा, बोला आप कहे थे कुत्ते को देखे तो मैं क्या कर रहा था, सिर्फ कुत्ते को देख रहा था। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट है विकेंद्रीकरण। यानी विकेंद्रीकरण में क्या, किसी घटना को एक से अधिक नज़रिए से समझना, क्या क्या विकेंद्रीकरण। ये जो है केंद्रीकरण का ठीक क्या है, उल्टा है। आगे है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी जन्मजात व्यवहार जैसे हंसना, रोना, पैर पटकना, पलक झपकाना आदि, ये जो है बालकों में ये मूल व्यवहार जो है पाए जाते हैं। अविलोम्यता, अनुत्क्रमणशीलता और अप्रतिवर्ती क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इसमें ये कहा गया कि जैसे जो बच्चे किसी शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर वापस नहीं आते, इसे ही अविलोम्यता कहा गया। जैसे यदि बालक को हम कहेंगे 3 + 2 जोड़ो, यदि वो जोड़ के 5 ला दिया और अगर हम दोबारा उससे कहते हैं कि आप 5 से क्या करिए, हमें 3 ला दीजिए या 2 ला दीजिए, तो वो वापस वो क्या करेगा, 5 में से 2 घटा के 3 नहीं ला पाएगा, ना 5 में से 3 घटा के 2 ला पाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अविलोम्यता का सिद्धांत। 10वां पॉइंट है विलोम्यता, प्रतिवर्ती या उत्क्रमणशीलता। इस शब्द से तात्पर्य कि जब एक बालक मूल बिंदु से आगे निकल जाने पर भी मूल बिंदु पर वापस लौट आए तो इसे क्या कहते हैं, विलोम्यता। जैसे जो पिछला एग्जाम्पल हम दिए हैं कि 3 + 2 = 5, तो बालक वापस उसमें नहीं आ रहा था। इसमें क्या होता है कि बालक जो है पिछले बिंदु पे वापस आ जाए। जैसे यदि उसे हम कहें कि 3 + 2 = 5 और फिर उससे हम कहेंगे बेटा मुझे 3 चाहिए, तो क्या करेगा, 5 में से 2 घटाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो है इसका मतलब संरक्षण का अभाव, यानी मूल आकृति में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर मूल आकृति को भूल जाता है। जैसे एक रेखा से कोण बना देने पर रेखा को भूल जाना। कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक रेखा खींचा गया है, उस पर यदि हम क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर डाल के अगर एक हम 90 डिग्री का कोण वाला एक आकृति अगर बना देंगे, फिर हम उससे कहेंगे कि बेटा रेखा बताओ कहाँ, तो क्या करेगा, नहीं बता पाएगा। यानी वो उससे क्या करेगा, जो मूल पहले जो आकृति उस पर नहीं आ पाता। ये होता है संरक्षण का भाव, यानी वो क्या करता है, उसका संरक्षण उसके दिमाग में नहीं रहता है। 12वां पॉइंट है संरक्षण, यानी मूल आकृति का नाश नहीं होता है, भले ही उसका रूप बदल जाए। जैसे अभी हमने क्या बताया, जैसे हमने बताया कि एक लाइन खींचो, उस पर एक परपेंडिकुलर डालो, तो क्या बन गया 90 डिग्री। यदि उस पर एक और हम जो है हाइपोटेनिस वाला बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, वो भी राइट एंगल त्रिभुज। तो राइट एंगल त्रिभुज बन जाएगा। हालांकि आप देखेंगे तो उसकी जो मूल आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ है। कैसे कहने का मूल आकृति का नाश नहीं होता है। जैसे जो मूल आकृति, जैसे उसमें रेखा भी है, उसमें 90 डिग्री का कोण भी है और वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज भी है। 13वां पॉइंट है परावर्ती क्रिया, यानी बच्चे जिस कार्य को सीख लेते हैं उसे ही बार बार दोहराकर आनंदित होते हैं। जैसे एक बच्चे द्वारा मुंह में अंगुली डालकर चूसना। और ये सही भी है कि जब बालक छोटे होते हैं तो आप देखेंगे कि वो बार बार अपने मुंह में उंगली डालते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो वो व्यवहार वो बार बार करते हैं। 14वां पॉइंट है प्रतीकात्मक व्यवहार, यानी बच्चे किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतीक मान लेते हैं। जैसे अपने खिलौने में शामिल गुड्डे गुड़ियों को अपने भाई बहन व माता पिता का मान लेना। कहने का मतलब ये कि जब बालक होते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे जब बालक खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, गुड्डे लेंगे, कहेंगे ये मेरा भैया है, ये मेरा दीदी है, ये मेरा बाबू है, ऐसा नहीं कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो बालक ऐसा कहते हैं तो ये क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार उनके मन में आता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे अंकल हैं, मेरे पापा हैं, ये सारी चीज़ें। आगे 16वां पॉइंट गणितीय संक्रिया है। गणितीय संक्रिया का अर्थ होता है कि बच्चे द्वारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग की क्रिया को क्या करता है, समझने लगता है। यहाँ स्कीमा क्या होता है, यानी बच्चे की सूचनाओं का भंडार गृह, जहाँ वह अपनी जानकारी को सहेज कर और एक सुव्यवस्थित क्रम में रखता है। यानी
समझ में आया? स्कीमा क्या है? यानी बच्चों की सूचनाओं का भंडार गृह, जहाँ वह अपनी जानकारी को क्या करते हैं, सहेज कर और एक सुव्यवस्थित क्रम में रखता है, क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। और दूसरे शब्द में अगर हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कहेंगे कि जो हमारी बॉडी जो है, बॉडी के द्वारा की जाने वाली कोई क्रियाएँ या एक्टिविटी जो हमारे कहाँ से जुड़ी होती है, माइंड से जुड़ी होती है, वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है। 18वां पॉइंट है अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन आप ये समझ लीजिए कि वातावरण को, यानी वातावरण के अनुसार खुद को ही क्या करना, ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। यानी विपरीत विषम परिस्थितियों में आप खुद को किस अनुसार आप ढाल लेते हैं, वही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है। अब अनुकूलन में भी दो तरह से होता है। एक होता है समावेशन यानी एस्टिमुलेशन, दूसरा होता है समायोजन रिकमेंडेशन। अब समावेशन क्या होता है? यानी नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना। अब जैसे उड़ने वाले पक्षियों में कौवे के अलावा गौरैयों को भी शामिल करना। ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि उड़ने वाले पक्षियों में कौवे के अलावा गौरैयों को भी शामिल करना। इसका कहने का तात्पर्य जैसे अगर एक बालक जो है एक उड़ता हुआ पक्षी देखा, आप उससे बता दें कि देखो ये उड़ता है, ये पक्षी है, तो अगर गौरैया को देखेगा तो देखेगा क्या करेगा? देखेगा कि ये भी उड़ रही है, इसके भी पंख हैं, ये ऐसे उड़ती है, तो वो क्या करेगा? उससे रिलेट कर लेगा। जैसे कौवे को बताया गया कि पक्षी, तो क्या जान जाए कि गौरैया भी क्या है? पक्षी। और वो समझ जाए कि गौरैया ये उड़ने वाली पक्षियों में है, क्योंकि कौवा भी उड़ता है और गौरैया भी उड़ती है। तो समायोजन क्या है कि नए जानकारी पाने के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर जानकारी को फिर से सेट करना। जैसे इसमें देखो एग्जांपल दिया गया कि सिर्फ कौवा काला होता है, यह जानने के बाद कोयल देखना, और जानकारी में विरोध होने पर आवाज़ की आवाज़ पर फिर से अंतर करना। ठीक। जैसे उसे तो शुरू में ये बताया गया था कि कौवा क्या होता है? सिर्फ काला होता है, लेकिन जब वो कोयल देखता है तो उसे लगता है ये भी काला ही है, बस ये क्या करती है? कू करती है, इसकी आवाज़ जो चेंज होती है, वो क्या करता है? वो जान जाता है कि ये क्या है? ये कौवा नहीं, ये क्या है? कोयल है। ठीक है। यानी वो अपने जो जानकारी में थोड़ा सा क्या करता है? चेंजिंग करता है, थोड़ा सा परिवर्तन करता है। ठीक है। तो वो फिर समझ जाता है कि ये कोयल कौवा नहीं, ये क्या है? कोयल है। 19वां पॉइंट है संतुलन समंजन। यानी संतुलन वह अवस्था होती है जब बच्चे की जानकारी में कोई अंतर विरोध नहीं है, यानी संतुलन समावेशन या समायोजन द्वारा लाया जाता है। यानी जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ये कब आएगा संतुलन? जब हमारे अंदर समायोजन और समावेशन की क्षमता रहेगी। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा से इनके जो कुछ प्रमुख बिंदु और पढ़ लेंगे। पहला है कि पियाजे ने विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतर माना। यानी उन्होंने ये कहा कि जो बालक होते हैं वो जो है अपने यानी उन्होंने कहा कि जो बालक होते हैं वो विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहतर माना। यानी उन्होंने कहा कि जो बालक होते हैं स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। यानी उन्होंने विद्यालय की भूमिका ज़्यादा दी है कि वहाँ बालक जो क्या करें, अपने संज्ञानात्मक का विकास जो है अच्छे स्तर पे होगा। पियाजे ने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि जो पियाजे ने कहा कि बच्चा एक क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है जो कि अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तीसरा पॉइंट है कि पियाजे के अनुसार बच्चे किसी संकल्पना को ज्यों का त्यों नहीं सीखते, अपितु अपने अनुसार ढाल लेते हैं। पियाजे इसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पियाजे के अनुसार बच्चे किसी संकल्पना को ज्यों का त्यों नहीं सीखते। जैसे वो क्या करते हैं? जैसे कोई चीज़ आप उन्हें दिए तो वो क्या करते हैं? उसे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसे सीख लेते हैं। ठीक है। तो फिर अब हम लोग जो है अब इनके जो 4 चरण हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उनके चारों चरण क्या हैं और चारों चरण की विशेषताएं क्या हैं। तो क्योंकि जो इनके जो प्रमुख शब्द थे, जब तक इन शब्द के बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम उनके चारों चरणों के बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।